हेलो बच्चों, मेरा स्कूल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 10वीं कक्षा की हिंदी की कविता आत्मकथ्य। इस कविता की रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद ने जब ये कविता लिखी आत्मकथ्य, तो उस समय हंस नाम की एक पत्रिका छपती थी और उस पत्रिका में आत्मकथा नाम से एक अंक निकलता था। उसमें आत्मकथाएं छापी जाती थी महापुरुषों की। तो प्रसाद जी के मित्रों ने भी उनसे ये आग्रह किया कि आप भी अपनी आत्मकथा लिखें ताकि हंस पत्रिका में उसको निकाला जा सके। लेकिन जयशंकर प्रसाद इस बात से सहमत नहीं हुए और इसी असहमति के बाद उन्होंने कविता लिखी आत्मकथ्य। वही कविता आज हम पढ़ेंगे। यह कविता 1932 में हंस पत्रिका में आत्मकथा जो विशेष अंक निकलता था उसमें भी प्रकाशित हुई थी। और इस कविता में जयशंकर प्रसाद जी ने जीवन के यथार्थ एवं अभाव दोनों पक्षों की अभिव्यक्ति की है। उन्होंने बताया है कि उनके जीवन की कथा एक सामान्य व्यक्ति के जीवन की कथा जैसी ही है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे महान और रोचक मानकर लोग वाह वाह करेंगे। ठीक है। कुल मिलाकर इस कविता में एक तरफ कवि द्वारा यथार्थ की स्वीकृति है तो दूसरी तरफ एक महान कवि की विनम्रता इसमें देखने को मिलती है। तो आइए अब इसकी व्याख्या पर चलते हैं। आत्मकथ्य। देखो इसका पहला पद, मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। देखो इस आत्मकथ्य कविता में कवि ने क्या कहा है कि मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी है अपनी। मधुप मतलब मन रूपी भंवरा। कभी कहता है कि मन रूपी भंवरा ना जाने कौन सी कहानी कह रहा है। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मन रूपी भंवरा। ठीक है। कभी कहता है मन रूपी भंवरा इस जीवन रूपी उपवन में, क्योंकि भंवरा कहाँ रहता है बाग बगीचों में, उपवन में। तो कभी कहते हैं मन रूपी जो भंवरा है इस जीवन रूपी उपवन में पता नहीं कौन सी कहानी कह रहा है। मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। कभी कहता है कि इस जीवन रूपी उपवन में, जीवन रूपी उपवन में पत्तियां मुरझा मुरझा कर गिर रही हैं। ठीक है। अब यहाँ क्या है, मुरझाकर गिर रही, कहते हैं जीवन रूपी उपवन में पत्तियां जो है वो मुरझाकर गिर रही हैं। कौन सी पत्तियां, किस तरह की पत्तियां, पत्तियों से क्या अभिप्राय है, उसकी इच्छाएं। ठीक है। कवि की इच्छाएं, उसके सुखदायक पल। कहते मुरझाकर गिर रही देखो कितनी आज घनी, कि जीवन रूपी उपवन था अर्थात मेरे जीवन की जो इच्छाएं थी, ठीक है, वो सभी सूखी पत्तियों की तरह गिर रही हैं। आगे देखो, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। इस गंभीर अनंत नीलिमा में, अनंत नीलिमा का मतलब होता है जीवन का असीम विस्तार, अंतहीन विस्तार। तो कवि क्या कहता है कि जीवन का विस्तार वो अंतहीन है, उसकी कोई सीमा नहीं है। और इस अंतहीन जीवन में कहते असंख्य जीवन इतिहास, जीवन की असंख्य घटनाएं भरी पड़ी हैं। ठीक है। जीवन के असंख्य इतिहास से भरे पड़े हैं। यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास।
और कभी कहता है कि जीवन के ये इतिहास, जीवन की ये घटनाएं, ये बातें अपना ही उपहास करती रहती हैं, मजाक उड़ाती रहती हैं, ठीक है, व्यंग मलिन निंदा करती रहती हैं। ठीक है, व्यंग मलिन का मतलब निंदा करना, बुरे ढंग से निंदा करना, खराब ढंग से निंदा करना। तो कभी कहता है कि ये जीवन अंतहीन है, इसका विस्तार अनंत है, और इस अंतहीन जीवन में असंख्य जीवन की घटनाएं भरी पड़ी हैं, जीवन के इतिहास भरे पड़े हैं। और कभी कहता है कि वो जीवन की घटनाएं, वो बातें अपना ही उपहास मजाक उड़ाती रहती हैं, अपनी ही वो निंदा करती रहती हैं। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तब भी कहते हो। ठीक है, कभी कहता है अब भी तुम यही कहते हो कि मैं अपने जीवन की सारी कमियां, सारी दुर्बलताएं कह डालूं सबके सामने। ठीक है, क्योंकि कवि के मित्रों ने कहा था ना कि आत्मकथा लिखो, तो उसी के संदर्भ में ये कह रहा है कि मेरा जीवन में तो कहता है कि ऐसी जो घटनाएं भरी पड़ी हैं वो अपना ही खुद का ही मजाक उड़ाती हैं, खुद की ही निंदा करती हैं। ठीक है, और तब भी तुम ये कहते हो कि मैं अपने जीवन की सारी कमियां, अपनी सारी बातें इस आत्मकथा में कह डालूं। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। कभी कहता है अपने दोस्तों को कि ऐसी स्थिति में भी जब मेरा जीवन ऐसा है, मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है, तो कहता है कि ऐसी स्थिति में भी क्या मैं अपने जीवन की बीती हुई बातें, अपने जीवन की कमियां आत्मकथा के रूप में सबको बता दूं। तुम सुनकर सुख पाओगे, देखो कि यह गागर रीति। कभी कहता है तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति, कि मेरे जीवन की जो गागर है, जीवन रूपी जो घड़ा है, वो खाली पड़ा है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो औरों को बताया जाए, औरों को सुनाया जाए। तो कहते हैं तुम सुनकर सुख पाओगे, इसलिए तुम सुनकर के सुख नहीं पाओगे, तुम्हें कोई आनंद नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा जीवन रूपी जो घड़ा है, जीवन रूपी जो गागर है, वो खाली पड़ी है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हें सुनाया जाए और जिसको सुनकर तुम आनंद उठाओ। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो, मेरा रस ले अपनी भरने वाले। देखो इसमें क्या कहा कवि ने कि किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो। कवि कहता है कि मेरी आत्मकथा सुन करके, ठीक है, मेरे जीवन की वो दुर्बलताएं, वो कमियां सुन करके कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को ही ये मान बैठो। ठीक है, कि तुम ये मान बैठो कि तुम ही मेरे जीवन रूपी उस गागर को खाली करने वाले हो। ठीक है, मेरे जीवन रूपी गागर से रस लेकर के अपनी गागर भरने वाले हो, तुम ही मेरी इस हालात के जिम्मेदार हो, कभी तुम ऐसा ना समझ बैठो। फिर देखो कहते किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो। कभी ने ऊपर कहा था ना कि मेरे जीवन रूपी जो गागर है वो खाली पड़ी है, तो उसी के संदर्भ में ये कहा है अपने दोस्तों को। कभी ये कहता है कि मेरी आत्मकथा सुन करके, मेरे जीवन की दुर्बलताएं सुन करके कभी तुम ये ना मान बैठो कि तुम ही मेरे जीवन रूपी गागर को खाली करने वाले हो। ठीक है, मेरे जीवन रूपी गागर से रस लेकर के अपनी गागर भरने वाले हो, कभी ऐसा तुम ना मान बैठो। आगे देखो, यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूलें अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। क्या कहा कवि ने, कहता है यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। कभी अपने आप को कहता है कि मेरा मन बहुत ही सरल है, मैं सरल स्वभाव का हूँ, सीधा साधा हूँ, भोला भाला हूँ, इसलिए वो कभी कहता है कि यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूलें अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। कहता है कि मेरा मन जो है वो भोला भाला है, सरल है, ठीक है, और इसीलिए उसने अनेक भूलें की हैं जीवन में। कभी कहता है कि मैं अत्यंत सरल स्वभाव का हूँ, मेरा मन है वो बहुत भोला भाला है, सरल है,
मैंने जीवन में अनेक भूलें की हैं, ठीक है, और प्रवंचना औरों की, और कहते हैं लोगों ने मुझे धोखे भी दिए हैं। प्रवंचना मतलब होता है धोखा देना। तो कहते हैं दूसरे लोगों ने मुझे इसीलिए धोखे भी दिए हैं। तो कहता है कि मैं अपने सरल मन की हंसी कैसे उड़ाऊं, मैं अपने भोले भाले मन की हंसी कैसे उड़ाऊं इन सब बातों को बता करके, ठीक है। अर्थात मैं अपनी भूलें या लोगों ने मुझे धोखे दिए उन धोखों के बारे में तुम्हें बताकर मैं अपने भोले भाले मन की, ठीक है, हंसी नहीं उड़ा सकता। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिल खिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। देखो इस ऊपर तो कवि ने ये बताया कि मेरे जीवन में कमियां ही कमियां हैं, ठीक है। अब नीचे क्या बताया कि कुछ सुनहरे पल भी हैं, उनके बारे में बता रहा है वो कि उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। कवि कहता है कि उन रातों की वो बातें, ठीक है, उन मधुर चांदनी रातों की वो उज्ज्वल बातें, वो मधुर बातें, ठीक है, वो अच्छी बातें मैं सबको कैसे सुनाऊं, ठीक है। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। कभी कहते हैं वो सुनहरे पल, वो मधुर पल, वो मधुर रातें मेरे जीवन की, ठीक है, उन रातों की मैं मधुर मधुर बातें, ठीक है, उज्ज्वल बातें, सुनहरी बातें, वो सब को मैं कैसे सुनाऊं, क्योंकि वो मेरी अपनी निजी बातें हैं, वो मैं सबको नहीं सुना सकता। अरे खिल खिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। कहते हैं कि वो मधुर रातें जब हम खिल खिलाकर हंसते थे, ठीक है, उन रातों में जब अपनी पत्नी के साथ खिल खिला करके मौज मस्ती से हंसते थे, बातें करते थे, ठीक है। कहते हैं कि वो बातें, वो उज्ज्वल बातें मैं सबको कैसे सुनाऊं, क्योंकि वो तो मेरी अपनी निजी बातें हैं, वो सबको नहीं बताई जा सकती। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं सौपन देख कर जाग गया। कहते मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं सौपन देख कर जाग गया। कहीं कहते वो सुख जिसको मैंने सौपन में देखा था, ठीक है। कहीं कहता है कि मेरे जीवन में अभाव है, कमियां हैं, लेकिन यहाँ कहता है कि वो सुख है जो मुझे हकीकत में तो नहीं मिला, लेकिन उस सुख को मैंने सौपन में देखा और सौपन में भी मुझे वो सुख नहीं मिला, ठीक है। सौपन में भी मेरी आंखें खुल गई, मैं जाग गया। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं सौपन देख कर जाग गया। कहते हैं जिस आनंद को, जिस सुख को मैं सौपन में देख रहा था, वो सौपन में भी मुझे नहीं मिला, ठीक है। मेरी आंखें खुल गई, मैं जाग गया। आलिंगन में आते आते मुस्का कर जो भाग गया, ठीक है। आलिंगन में आते आते मुस्का कर जो भाग गया। कहते हैं कि मेरे गले मिलते मिलते, ठीक है, जो मुस्कुरा करके मुझसे दूर चला गया। अपने जीवन साथी के बारे में बता रहा है वो। कहते हैं कि मेरा जीवन साथी जो मेरे गले मिलते मिलते, मेरी बाहों में आते आते मुझसे दूर चला गया, ठीक है, और उसका भी सुख मुझे नसीब नहीं हुआ। आगे क्या कहता है, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, ठीक है। अपने जीवन साथी की सुंदरता के बारे में वो बता रहा है कि जिसके अरुण कपोलों, अरुण कपोल मतलब लाल गाल, अरुण होता है लाल, कपोल मतलब गाल। कहते हैं जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा, अनुरागनी मतलब प्रेम भरी, उषा मतलब सुबह, लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, ठीक है। निज सुहाग, अपना सुहाग। अब उसका सुहाग क्या है, वो लाल रंग, ठीक है, क्योंकि सुबह जब होती है तो सूर्य का रंग कैसा होता है, लाल, ठीक है। तो यहाँ कवि ने क्या कहा है कि जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, ठीक, कि मेरी पत्नी जो थी या मेरा जीवन साथी है, उसके गाल इतने अधिक लाल हैं कि प्रेम भरी उषा भी, प्रेम भरी सुबह भी जो अपनी लालिमा है, ठीक है, उस लालिमा को उसके लाल गालों से प्राप्त
करती है। ठीक है, अर्थात उसके गालों का रंग सूर्योदय के समय जो लालिमा है उससे भी अधिक है। ठीक है, आगे देखो, उसकी स्मृति पाथे बनी है, थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। उसकी स्मृति पाथे बनी है। ठीक है, कहते हैं अपने जीवन साथी, अपनी पत्नी, उसकी यादें ही पाथे बनी, मतलब सहारा बनी है। थके पथिक की पंथा की, एक थके हुए राहगीर के रास्ते की। कभी कहता है कि एक थके हुए राहगीर के रास्ते में अब उसी की यादें हैं, वो सहारा है। ठीक है, अपने बारे में कहता है वो कि मैं एक थके हुए पथिक की भांति हूँ और मेरे रास्ते का जो सहारा है वो उसकी अपने जीवन साथी की यादें ही हैं। ठीक है, उसकी समर्थे पाते बनी है। कहते हैं जीवन साथी की जो यादें हैं वही जैसे एक थके हुए राहगीर के रास्ते का सहारा है। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। सीवन, सीवन मतलब सिलाई। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा। ठीक है, कंथा मतलब होता है गुदड़ी, तो यहाँ गुदड़ी का मतलब अंतर्मन। ठीक है, तो क्या कहता है कवि कि सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। कहता है कि मेरे अंतर्मन की, मेरे अंतर्मन को उधेड़ कर, ठीक है, उसकी सिलाई को उधेड़ कर तुम क्यों देखोगे। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। ठीक है, मेरी जो मन रूपी जो गुदड़ी है या अंतर्मन रूपी जो गुदड़ी है, कहता है कि उसकी सिलाई को उधेड़ कर, उसकी परतों को उघाड़ कर तुम क्यों देखना चाहते हो। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ। ठीक है, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ। यहाँ कवि ने अपने जीवन को एक सामान्य जीवन बताया है। ठीक है, और क्या कहा है कि मेरा जीवन एक छोटा सा जीवन है, एक साधारण मनुष्य जैसा मेरा जीवन है। ठीक है, बड़ी कथाएं कैसे आज कहूँ। तो कहते हैं कि मैं अपनी आत्मकथा के रूप में वो बड़ी बड़ी कथाएं कैसे लिखूं, क्योंकि मेरा जीवन तो एक साधारण सा जीवन है। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ। कभी कहता है मेरा जीवन एक साधारण जीवन है और मैं उस साधारण जीवन से बड़ी बड़ी कथाएं कैसे कहूँ। अर्थात मेरे जीवन में कोई ऐसी बड़ी घटनाएं, बड़ी कथाएं नहीं हैं जिसे मैं आत्मकथा में सबके सामने बताऊं। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। कभी कहता है कि मेरे लिए यही अच्छा होगा कि मैं औरों की सुनता, कि मैं दूसरों की जीवन की बातें सुनूं। ठीक है, दूसरों के बारे में सुनूं, मैं मौन रहूं और मैं खुद चुप रहूं, मौन रहूं, क्योंकि मेरे जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो दूसरों को सुनाया जाए या बताया जाए। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। कभी कहता है कि तुम मेरी भोली भाली आत्मकथा के बारे में सुनकर क्या करोगे, है ना। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली भाली आत्मकथा। कहते हैं कि मेरा जीवन जो एक भोला भाला है ना, सरल है, और उस भोले भाले जीवन की आत्मकथा को सुनकर के तुम भला क्या करोगे, तुम क्या प्राप्त करोगे, क्या पाओगे। उसमें से तुम्हें कुछ भी मिलने वाला नहीं है, कुछ भी उसमें सुनने लायक नहीं है। अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। क्या कहता है, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। और कभी कहता है कि अभी आत्मकथा कहने का सही समय भी नहीं है, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। कहते हैं कि मेरी पीड़ा, मेरी व्यथा मौन है ना, चुपचाप मेरे जीवन में वो सोई पड़ी है। ठीक है, अभी उसको कहने का, बताने का समय नहीं है। अभी समय भी नहीं है थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। ठीक है, कि मेरी जो व्यथा है, मेरी पीड़ा है वो मौन है। ठीक है, चुप है,
और उसको बताने का भी कोई समय नहीं है। तो इस प्रकार इस कविता की व्याख्या अपनी समाप्त हुई और अगली कविता हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।